नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। सहारनपुर हिंसा पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। मायावती ने भीम आर्मी को बताया बीजेपी का प्रोडक्ट। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और अलगाववादी नेताओं की मुलाकात, शांति उपायों पर चर्चा। यूएन ने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स पर फायरिंग के पाकिस्तानी दावे को किया खारिज। पाकिस्तान से उज़्मा की वापसी, कहा मौत के कुएं से लौट कर आई। विदेश मंत्री का नवाज सरकार और न्यायपालिका को धन्यवाद। बाल बाल बचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, हादसे की जांच शुरू। शेयर बाजार में तेजी, 480 अंकों के उछाल के साथ नई ऊंचाई पर सेंसेक्स, डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहारनपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तैनाती के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के 400 जवान भेजे गए हैं। धारा 144 के साथ मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो चली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहारनपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने पूछा है कि हिंसा कैसे शुरू हुई और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। केंद्र ने हिंसा पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी भेजी है। जिले में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू कर लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट पर भी रोक लगाई गई है। जोन में बांटा गया है, सेंसिटिव एरिया आइडेंटिफाई करके उनको जोन्स में बांटा गया है। उसमें गस्टेड ऑफिसर्स पुलिस के और मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं। वो भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति असेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई भी कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आते ही अपना एजेंडा बता दिया कि अब देश में गुंडे बदमाश नहीं रहेंगे, रोमियो नहीं रहेंगे, जमीन पर कब्जा करने वाले नहीं रहेंगे प्रदेश में। और जिस तरह का भी कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा, समय लगेगा, अभी मात्र हमें 2 महीने भी नहीं हुए। बीएसपी ने भीम आर्मी से संबंध होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने भीम आर्मी को बीजेपी का संगठन बताया। सहारनपुर जिले में बीएसपी के लोगों का ये मानना है कि भीम आर्मी नाम का जो ये संगठन है, यह पूरे तौर से बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। संवेदनशील मसले को संवेदनशील तरीके से लेते हुए और अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए वो कहते हैं कि किसी अन्य राजनीतिक दल के जाने से इस घटना का राजनीतिकरण हो रहा है और वहाँ राजनीति नेताओं को नहीं जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पे लग गया है। जिस प्रकार से दलितों का दमन किया जा रहा है सहारनपुर में, वो दिल दहलाने वाला है। आजाद हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार की दुर्घटना जो सहारनपुर में दलित भाइयों के साथ हुई, कभी ऐसी नहीं हुई। और ये सब सरकार के संरक्षण और उनकी मर्जी से हुआ। दरअसल जिले में जातीय हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोग घायल हो चुके हैं। राज्य सरकार ने बुधवार को जिले के डीएम और एसएसपी को निलंबित कर दिया था। वहीं डीसी और डीआईजी का तबादला कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सहारनपुर के हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से सहारनपुर में ये जातीय हिंसा चल रही है और साफ तौर पर एक जो क्लैश दिख रहा है और सरकार की ओर से बयान भी आ रहा है कि जो पार्टी कार्यकर्ता है, कैडर है, वो अपनी सीमाओं को समझें, लेकिन उसका असर फिलहाल जमीन पर उतना नजर नहीं आ रहा। किस तरीके की चिंता है सरकार की? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी सरकार के बनते ही अभी आपने केंद्रीय मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि जी अभी कुछ वक्त लगेगा और सरकार जब होती है तो एक्शन तुरंत होना चाहिए। और कहा ये भी गया था, दावा भी किया गया था कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस मसले पर हो रही है,
कि ये घटना तो पहले घटी, फिर उसके बाद एक रिएक्शन हुआ, फिर मायावती गई हैं, और मायावती जब दौरे पे गई थी और उन्होंने वहाँ एक सभा की, उसके बाद जो लोग लौट रहे थे उस पर हमला किया गया। तो ये तीसरा इंसिडेंट था वहाँ पर, और जब ये तीसरा इंसिडेंट था तो 2 इंसिडेंट हुए, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? अभी भी मुझे लग रहा है और आज सबको दिख भी रहा है कि सरकारी प्रवक्ता की ओर से ठीक जवाब नहीं आ रहा है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ जो मसले आए थे कि राणा प्रताप की जयंती का सवाल था, राणावती की वो प्रताप का वो यात्रा निकालने का था, अंबेडकर की मूर्ति लगाने का सवाल था, उस मसले पर नहीं आ रहा है कि आखिर ये इसका पेच फंसा कहाँ है। और वहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वहाँ नगर पालिका चुनाव भी होने वाले, और पहली बार सहारनपुर में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, इसलिए एक नज़रिया ये भी है कि वो पोलराइजेशन करने के लिए, क्योंकि अगर आप मत प्रतिशत को देखें कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में मायावती को सपा से भी कम दलितों का वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला है। तो एक ये पोलराइजेशन, जाति पोलराइजेशन की भी शक्ल वहाँ पर दिख रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी असफलता मैं देख रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। डीएम, आईजी और कमिश्नर और एसएसपी को बदलने से बात नहीं बनती है। ये जब पहली घटना घटी थी, उसी वक्त जो आज रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरे बल और गृह सचिव वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, ये काम पहले किया जाना चाहिए था। आखिर इस आग को बढ़ने क्यों दिया गया? अब जब आग ये बढ़ गई है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप, और दोनों ही पार्टियां क्या उत्तर प्रदेश में सक्रिय सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आपने सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अभी बोल रही थी, तो ये राजनीति तो होगी। और ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर आपको याद हो चुनाव से पहले कि भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं कि प्रतिनिधिमंडल वो पलायन की जांच करने जाते थे जहां पलायन ही नहीं हो रहा था। तो ये आप नहीं मना कर सकते किसी राजनेता को कि कोई घटना घटे और वह दौरा ना करे। और ठीक है, अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन नहीं ठीक है या उससे खराब हो सकती है, तो वो निश्चित रूप से क्या कहते हैं इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन एक जो और चीज़ दिख रही है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आप बैन कर देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं, सरकारी इंटेलिजेंस जो है उसके सूत्रों के हवाले से आप खबरों को लीक करते हैं कि वहाँ पर मायावती के भाई का हाथ है, आर्मी सेना का इसके साथ संबंध है, नेताओं को। और जो असल मुद्दा, इसका आपने बात की कि असल में जो हुआ झगड़ा, उसकी जांच, वो क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, इस पर मौन, ये क्या इशारा करता है? क्या सरकार एक पक्षीय आगे बढ़ती हुई दिख रही है? ये इस सरकार के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये अभी सरकार में तो आ गए हैं, लेकिन अभी ये पार्टी के रूप में बिहेव कर रहे हैं। कि आप इस सरकार को आने के बाद से देखिए सड़कों पर जितना तांडव हुआ है। भाई अगर मुलायम सिंह की पार्टी या अखिलेश यादव के ज़माने में अगर तमाम अपराध होते थे तो आज उन अपराधियों का शक्ल बदल गई है। उन्होंने एक भगवा गमछा पहन लिया है और उसकी आड़ में कोई गोरक्षक दल के नाम पे, कोई एंटी रोमियो के नाम पर, क्या कहते हैं कि किसी की निजी खाने के सवाल पर आदमी शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कि अगर ये 2 महीने के जो आप देखें उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल को, तो एक अजीब सा अराजक माहौल दिख रहा है। और ये चूंकि सहारनपुर की घटना इस तरह से घट गई, इसमें मौतें हो गई, तो इस घटना ने थोड़ा और क्या कहते हैं गंभीर रूप ले लिया, इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि एवरी पॉकेट्स में इस तरह के नए क्या कहते हैं जो नए तरह के गुंडों का अवतार है। योगी जी ने कहा था कि लोग तैयार हो जाएं, आगरा की सीमा से बाहर निकाल देंगे। तो उनका ये जो बयान था वो नए रूप में जो क्या कहते हैं कि हिंदू वाहिनी, ऐसे नाम सुनने को आ रहे हैं 2 महीने के अंदर। ये भीम आर्मी भी एक नहीं आई। मायावती जी कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का बाई प्रोडक्ट है। तो ये जो संदर्भ है कि जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो नई शक्ल में आ रहे हैं और जो नए तरह का क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे जो मुझे दिखता है कि जो अभी से पार्टी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह ने कहा 2019 की आप तैयार कीजिए। तो ये 2019 के लिए जो चूंकि इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी प्रदीप, लेकिन एक चीज़ और, सरकार कह रही है या योगी जी कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है सख्त कार्रवाई करें, कानून का पालन करवाया जाए, डीएमएसएसपी को हटा दिया जाता है। एक तरफ सरकार के ये कदम दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसे भी बातें हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी और वो नज़र नहीं आ रही, जिसके चलते असर जो है ज़मीन पर वो शायद नज़र नहीं आ रहा? देखिए, ये कब नहीं होता था
जहाँ दंगे होते हैं डीएम एसएसपी हटा दिए जाते हैं। बलि का बकरा ये नहीं, बलि बकरा कह लीजिए, ये जो कह लीजिए, आप अतीत देख लीजिए। एक दिन की बात नहीं, कोई भी सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी यही सब होता था कि हटा दिए जाते थे। ये आई वॉश है। असल में वो जो वहाँ करने की जरूरत होती है, जब आप वोट राजनीति को चश्मे को उतार देते हैं और वहाँ ग्राउंड में जाकर सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि सरकार के प्रवक्ता, मुख्यमंत्री या उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री, वो किस बात का आप समय मांग रहे हैं कि 2 महीने ही हुए हैं, मतलब 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने में भी ये सब तांडव नए रूप में होता रहेगा उत्तर प्रदेश में, और आप उसके लिए एक्शन नहीं करेंगे। ये इस एक्शन को मैं मानता नहीं हूँ पर्याप्त। तो डीएम और एसएसपी की क्या गलती है? ये बेसिकली फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। वहाँ जो खुफिया तंत्र है, जब पहली बार ये घटना घट गई थी तो वहीं पर क्या कहते हैं सक्रिय हो जाना था प्रशासन को, और तब उस पर नज़र डालनी चाहिए थी। ये चुनाव और ये सारे संदर्भ जो इसमें जुड़े दिख रहे हैं वो एक अलग तरह से इशारा कर रहे हैं। और अब ये भी हो रहा है, देखिए कि दलितों की जगह ये बार बार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि जो दूसरी जाति के लोग हैं उन पर अत्याचार हो गया है। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक पहलू है कि दलितों की स्थिति क्या है। और हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस तरीके से दलित वर्सेस सवर्ण जातियों के बीच में होता है, देश के अन्य हिस्सों में भी होता है। लेकिन योगी सरकार के लिए मुझे ये क्या कहते हैं कि शुभ संकेत नहीं दिखते। उनको अगर ईमानदारी से करना है, अब वो प्रशासन, अब वो प्रदेश के मुखिया है, अब वो महंत नहीं है योगीनाथ, अब वो क्या कहते हैं कि किसी हिंदू वाहिनी के संरक्षणकर्ता भी नहीं है, किसी एक दल या किसी एक जाति। हाँ, उत्तर प्रदेश की एक एक नागरिक के आप मुखिया हो और आपकी क्या कहते हैं कि उनकी रक्षा करना और समाज के अंदर कानून व्यवस्था को बना के रखना, ये आपकी अनिवार्य प्राथमिकता है। अनिवार्य प्राथमिकता। और देखना होगा कि इस पहले टेस्ट में योगी सरकार से आगे बढ़ती है और क्या कदम उठाती है ताकि जनता का भरोसा सभी वर्गों का उसे हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट और सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। बीती रात जेवर से बुलंदशहर जा रहे एक परिवार को हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बना लिया। विरोध करने पर परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। बदमाशों ने करीब 44,000 रुपए नकद और जेवरात लूट लिए। जांच के लिए जो टीमें बनी हैं, जनपद स्तर पर ही करीब 4 टीमें हमने बनाई हैं। एसटीएफ की टीम है, एसओजी की टीम भी लगी है, प्लस जनपद की टीमें लगी हैं, और मेरठ की भी हमारी एसओजी वगैरह सारी टीमें लगी हुई हैं। और जहां पर भी हमको जो सूचनाएं मिल रही हैं उसको वेरीफाई करा रहे हैं। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के पार कुछ और खबरें। नेपाल में राजनीतिक संकट, प्रधानमंत्री प्रचंड का इस्तीफा, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। सिविल सोसाइटी सेंटर फॉर पीस के सदस्यों ने आज श्रीनगर में अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की और कश्मीर के हालात पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उधर संयुक्त राष्ट्र ने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स पर भारत की ओर से फायरिंग के पाकिस्तानी दावे को खारिज कर दिया। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी सेंटर फॉर पीस के सदस्यों ने अलगाववादी नेताओं मीरवाइस उमर फारूक और शब्बीर शाह से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, ओपी शाह और कपिल काक शामिल थे और उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर बातचीत की। हमने मीरवाइस साहब की बात सुनी है और हमें उनकी बात सुनने की जरूरत थी, तो सुन चुके हैं और उसके बाद तय करेंगे कि हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक अस्त्र है, कलम, तो हम दिल्ली जाएंगे फिर लिखेंगे।
है। यहाँ पे लोगों के तमाम हुकूक जो है वो ताकत के बल पे सल्ब कर लिए गए हैं और हम इनसे तवक्का रखते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, और हम इनसे ये कहा कि भाई कम से कम यहाँ के जो हालात हैं वो आप हिंदुस्तान के अवाम तक पहुंचाएं, हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाएं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सेना के उस दावे को खारिज किया है जिसमें एलओसी के पास भारतीय सेना की फायरिंग में यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की चपेट में आने की बात कही गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कभी भी पहले संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं करता है। As you know, the Indian forces stationed along the line of control or international border, they do not initiate ceasefire violations. They respond only to ceasefire violations from the other side, which are many times given to cover the infiltrators. And even that they do with a great sense of responsibility, restraint, and in a very calibrated manner. बेंगलुरु पुलिस ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की अदालत के आदेश के बाद भारतीय नागरिक उज़्मा को आज स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उज़्मा की वापसी में पाकिस्तान सरकार और अदालत की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इसके लिए पड़ोसी देश का आभार भी जताया। वहीं उज़्मा ने भी आप बीती सुनाते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से मदद के लिए आभार जताया। वाघा अटारी बॉर्डर पर जैसे ही उज़्मा ने अपने देश में कदम रखा, उन्होंने देश की मिट्टी को नमन किया। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद पाक अफसरों ने उन्हें बीएसएफ के सुपुर्द कर दिया। उन्हें अमृतसर से विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उज़्मा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मौके पर उनका परिवार भी मौजूद था। जो मुझ पर हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी ना हो, क्योंकि शायद मैं लकी थी या मेरी बेटी का नसीब बोलो कि उसको एक माँ दोबारा फिर से मिल गई, उसके नसीब से शायद मैं बचकर आ गई। जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सुषमा मैम का रोज़ाना मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फिक्र नहीं करना, हम हैं यहाँ पर, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। बिना इस बात को देखे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव के क्या रिश्ते हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आज अगर उज़्मा यहाँ है तो उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। उज़्मा के भाई ने अपनी बहन की सकुशल वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है और विदेश मंत्री को मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ से स्पेशल वकील भेजा है, अच्छे से अच्छी जल्दी से जल्दी उन्होंने कार्रवाई करी है। इतनी जल्दी हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। हमारी यहाँ की गवर्नमेंट ने हमारी पूरी हेल्प करी है, इसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उज़्मा ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में उसकी ताहिर अली के शख्स के साथ जबरन शादी करा दी गई थी। भारतीय उच्चायोग में शरण और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद उज़्मा को भारत लौटने की इजाजत मिल गई थी। उज़्मा को वापस लाने में पाकिस्तान सरकार के सभी महकमों का सहयोग मिला, यह खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वीकार किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के तनावपूर्ण संबंध हैं, वैसे में मानवीय स्तर पर इस तरह की पहल भी हो सकती है, यह सच में आश्चर्यजनक है। लेकिन देखना यह है कि इस तरह के संबंध का आगे आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल उपकरणों को देश में बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा खर्च में खासी कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर उपकरण आयात किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टाटा मेमोरियल सेंटर की 75 साल की यात्रा पर एक किताब का विमोचन किया। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने समारोह को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के देश में नहीं बनने पर चिंता जताई और कहा कि इससे इलाज महंगा हो जाता है। आज भी देश में 70% मेडिकल उपकरण विदेश से ही आते हैं। इस स्थिति को भी बदलना है। प्रधानमंत्री ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 10 लाख नए मरीज कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं। इस बीमारी से हर साल 6.5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। हर मरीज को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग कैंसर हॉस्पिटलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ सालों में
स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी से होने वाले जमीन के कटाव को रोकने के लिए केंद्रीय मदद की मांग की। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य की चिंताओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। ममता बनर्जी ने केंद्र की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि के तुरंत आवंटन की मांग की। साथ ही राज्य के पिछली सरकारों की ओर से किए गए कर्ज की भरपाई के लिए रियायत देने की भी मांग की। जो हमारा पहले का लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का जो कर्जा किया है लोन का, हमको एक साल 40,000 करोड़ देना पड़ेगा। डेप्ट बहुत सारे महाराष्ट्र से छोड़ के बहुत सारे स्टेट में बहुत बढ़ गया। मैंने बोला इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग कुछ करना है। 14 कमीशन को इसको करना चाहिए था। 14 कमीशन जो बोलता है इतना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, लेकिन जो किया है उससे ज्यादा ले लिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने आज कहा कि एनडीए सरकार पुराने मापदंडों से जीडीपी के आंकड़े जारी करे। साथ ही ये भी बताया कि 3 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले साल महज 1.5 लाख नौकरियां आई हैं, जबकि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। We demand that the government comes out with a white paper on the state of Indian economy, and we demand, as I've said earlier, on the GDP, the old series and the new series, 10-year numbers. And we also demand the government to make public the names, addresses, and vocations of Indians who have been provided jobs in 3 years of Narendra Modi's government. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी इंसेफ्लाइटिस अभियान की शुरुआत की। योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में चलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये जिले इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। गुरुवार से शुरू होकर यह अभियान 11 जून तक चलेगा। इसके तहत 15 साल तक की उम्र के 88 लाख से ज़्यादा बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन दी है। 4 दशक में जापानी बुखार से 40,000 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। इन इंसेफ्लाइटिस से हर रोज़ 3 बच्चों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेई और एईएस के लगभग 85% मामले दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के सामने आए। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग पानी को उबाल कर पिएं, जिससे इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाया जा सके। विषाणु जनित बीमारियों के खिलाफ जंग थी। हम लोगों ने पोलियो को भगाया है, फाइलेरिया को भगाया है, अन्य तमाम प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों को भगाने में सफल हुए हैं। इंसेफ्लाइटिस अब हम लोगों के टारगेट में है। यह आवश्यक है कि इसमें जागरूकता के साथ साथ जन सहभागिता, और इस दृष्टि से हम लोग अपील करेंगे कि आम जनमानस स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। कोयला खदान आवंटन मामले में आज 5 आरोपियों को जमानत मिल गई। इनके नाम पूरक आरोप पत्र में शामिल थे। इनमें जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल भी शामिल हैं। ये मामला झारखंड में आवंटन से जुड़ा है, इसमें उद्योगपति नवीन जिंदल और उनकी कंपनी आरोपी है। कोर्ट ने 24 मार्च को इन 5 को बतौर आरोपी समन जारी किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाल बचे। लातूर में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह हादसा हुआ। पायलट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद हवा का भारी दबाव था। विमान जब नीचे आना शुरू हुआ तो एक हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। हेलीकॉप्टर में 2 क्रू मेंबर समेत 6 लोग सवार थे। किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। महाराष्ट्राच्या 11 कोटी 20 लाख जनतेच्या आशीर्वादानं, आई भवानीच्या आशीर्वादानं, विठ्ठलाच्या आशीर्वादानं मी अतिशय कुठलीही मला इजा झालेली नाही, मला काही लागलेलं नाही, मी अतिशय ठीक आहे। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 448 अंकों की छलांग लगाई और ये 30,750 अंकों की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। 14 मार्च के बाद ये सेंसेक्स में सबसे तेज बढ़ोतरी है। निफ्टी भी 149 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 9,510 पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरें फिलहाल नहीं बढ़ने की खबरों का बाजार पर सकारात्मक असर दिखा। दूसरे एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत होने से भी बाजार को ताकत मिली।
ब्रिटेन के मैनचेस्टर में आत्मघाती हमले के आरोप में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस का कहना है कि आत्मघाती हमलावर एक नेटवर्क का सदस्य था और अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है। उस बीच ब्रिटेन ने धमाके पर अमेरिका के साथ जानकारियां साझा करना बंद कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन की ओर से दी गई सूचनाएं वहां के अखबारों में छपने से गुस्सा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे नाटो की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाएंगी। सोमवार को हुए धमाके के दौरान मैनचेस्टर में 22 लोगों की मौत हो गई थी। I will make clear to President Trump that intelligence that is shared between our law enforcement agencies must remain secure. Tomorrow I will be attending the G7 summit in Italy, where I will lead a discussion on counterterrorism and on how we will work together to prevent the plotting of terrorist attacks online and to stop the spread of hateful extremist ideology on social media. उस ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।